जय हिंद, जय हिंदी। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाने वाली किताब वितान का पाठ 5, जिसका नाम है सदाचार का तावीज। सदाचार का तावीज इस नाटक के नाटककार यानी लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी इस पाठ में बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे समाज में घटित घटनाओं को, खास तौर पर भ्रष्टाचार कैसे होता है, भ्रष्टाचार का मुख्य कारण कौन है, यानी किन की वजह से भ्रष्टाचार होता है, ये बात इन्होंने इस पाठ में बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। चलिए पाठ का वाचन करते हुए पढ़ते हुए हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। सदाचार का तावीज, लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं हम देख लेते हैं। तो राजा हैं, मंत्री, दरबारी। तो दरबारी 1 यानी दरबारी 1 है, दरबारी 2, दरबारी 3 यानी 3 दरबारी हैं जिनको 1, 2, 3 यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाम दिया गया है। फिर इसी तरह विशेषज्ञ भी हैं, विशेषज्ञ 1, विशेषज्ञ 2, विशेषज्ञ 3। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को किसी भी विषय का ज्ञान होता है ना, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। यानी विषय का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसे ही पूछा जाता है। उसके बाद है साधु, फिर कुछ राज कर्मचारी हैं यानी वर्कर, और आम जन यानी आम जनता, फिर सूत्रधार। जो सूत्रधार बताया गया है कि भाई यानी नैरेटर होते हैं जो मंच पर नहीं आते हैं, इनकी आवाज सुनाई देती है। चलिए दृश्य 1 देखते हैं। राज दरबार लगा है, सिंहासन पर राजा बैठा है, उसकी बाईं ओर मंत्री और एक दरबारी बैठा है। इसी तरह राजा के दाईं ओर 2 अन्य दरबारी बैठे हैं। यानी राजा के लेफ्ट साइड में एक मंत्री है, एक दरबारी बैठा है और राजा के दाहिने ओर जो है अन्य दरबारी बैठे हुए हैं। पाठ आगे देखिए। राजा जो है कहते हैं कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। यानी राजा ये कह रहे हैं कि भाई प्रजा हल्ला कर रही है कि राज्य में हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता है। आप लोगों को अगर कहीं दिखा है तो बताइए। फिर तीनों दरबारी जो है ना में यानी असहमति सूचक गर्दन हिलाते हैं, यानी ना करते हैं, गर्दन हिला करके, चूंकि बोलते नहीं हैं लेकिन उन्होंने अपना सिर हिलाया नकारात्मक। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। मंत्री कहता है कि जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। यानी एक मंत्री कह रहा है कि राजा साहब जब आपको नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। फिर राजा बोलते हैं तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। देखिए ये है राजा जिनको भ्रष्टाचार क्या है इसका मतलब ही नहीं पता। आजकल के भी जो नेता हैं ना, जीत के गए हुए, हारे हुए, कुछ इस तरह के ही बयानबाजी करते हैं जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता है और कुछ भी बोल जाते हैं, फिर बाद में फंस जाते हैं कि क्या बोल गए। खैर, दरबारी 1 कहता है कि हुजूर, देखिए वो दरबारी जो है भ्रष्टाचार के बारे में राजा को ज्ञान दे रहा है। ऐसे ही राजा हैं। हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं
अब देखो यहाँ पे चापलूसी कर रहा है ये मंत्री राजा की। आज ऐसे ही नेता और मंत्री हैं जो अपने बड़े नेता की चापलूसी करके अच्छे पोस्ट पोजीशन पे बने रहते हैं, और सरकारी कर्मचारी भी ऐसे ही हैं जो अपने से बड़े अधिकारी और नेताओं की चापलूसी करके यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र और प्रमोशन ले लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है हमारी आंखें कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती, हमें भ्रष्टाचार दिखता भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। मतलब कह रहा है कि अगर हम कहीं भ्रष्टाचार देखें तो वहाँ पे आपका ही रूप दिखेगा। अर्थात सही भी बात है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है, जो सबसे बड़ा नेता है। क्योंकि कोई भी घर है, देखो किसी भी घर में अगर कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस घर का मुखिया अगर उस बात को नहीं पकड़ पा रहा है, मतलब मुखिया की ही गलती है। तो किसी भी राज्य में, किसी भी देश समाज में अगर किसी तरह की बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं और उनको ठीक नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस संस्था, समाज या देश के मुखिया की ही कमजोरी है वो। क्योंकि उसका कर्तव्य है कि इन सारी बातों पर ध्यान रखे और उन्हें ठीक करे। नहीं करता है मतलब कहीं ना कहीं वो भी वैसा ही कर रहा है। अगर चोर को पुलिस पकड़ नहीं रहा है, चोर घूमते रह रहे हैं, रोज चोरी हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं पुलिस चोरों से मिलजुल के अपना जो है हिस्सा ले रही है और उनसे काम करा रही है। ध्यान दीजिएगा, ये बात बड़ी गहराई की है। आप देखे होंगे हर जगह, रेलवे स्टेशन पे, शहरों में हर जगह चोर होते हैं। पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर पता नहीं चलता उस चोर का क्या हुआ, क्योंकि इनकी मिलीभगत होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मंत्री जो है इनकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी हुई है। यानी कह रहा है हमें तो आपको देखने की आदत है, जहाँ भी हम देखते हैं आप ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम तो भ्रष्टाचार को देख ही नहीं पाएंगे। अगर कहीं भ्रष्टाचार दिखेगा तो वहाँ आप ही दिखेंगे। अब देखिए दरबारी 2 क्या कहता है। महाराज, अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं, जो किसी विषय का विशेष ज्ञाता हो। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, अंजन यानी काजल। आप सुरमा पता सुने होंगे, लोग आंखों में लगाते हैं काजल और अंजन। तो ये कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि इनके पास कुछ ऐसा अंजन होता है, काजल होता है कि उसे आंखों में आंच कर, यानी आंखों में लगाकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। यानी उस अंजन का प्रयोग करके ये छोटी से छोटी चीज को भी देख लेंगे, ऐसा विशेषज्ञ बता रहा। ये दरबारी 2 बता रहा है कि विशेषज्ञ जो हैं इस तरह की कला जानते हैं। अब दरबारी 3 क्या कहता है, देखिए दरबारी 3 कह रहा है, महाराज हमारा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। यानी वो कह रहा है कि आप, यानी हे महाराज, भ्रष्टाचार ढूंढने का काम जो है आप इन विशेषज्ञों को ही दे दीजिए, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। राजा कहते हैं, मंत्री दरबार में ऐसे विशेषज्ञ हाजिर करो, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। यानी राजा ने आदेश दिया कि हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य में विशेषज्ञ कैसे हैं, आप उनको बुलाइए। अब मंत्री कहता है जो आज्ञा महाराज। फिर देखिए मंत्री और तीनों दरबारियों का राजा को सलाम करते हुए मंच से प्रस्थान होता है। नहीं, वो लोग मंच से चले जाते हैं। फिर किसी सोच में डूबा हुआ राजा जो है किसी सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। मंत्री 3 नए लोगों के साथ दरबार में फिर हाजिर होता है। तीनों राजा को सलाम करके दरबारियों वाले आसनों पर बैठ जाते हैं, यानी उनका जहाँ पे आसन है वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अब देखिए आप, राजा कहते हैं, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। वाह राजा जी वाह। तीनों जो है एक ही साथ बोलते हैं, जो आज्ञा महाराज, यानी आपका जैसा ऑर्डर हो। तीनों विशेषज्ञों का मंत्री के साथ दरबार से प्रस्थान। राजा
उदासीन सा बैठा रहता है। यानी ये लोग चले जाते हैं वहां से और राजा जो है उदासीन बैठे रहते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। सूत्रधार कहते हैं कि विशेषज्ञों ने उसी दिन से भ्रष्टाचार की छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। फिर मंत्री और तीनों विशेषज्ञों का मंच पर आगमन। एक विशेषज्ञ के हाथों में कागजों का एक पुलिंदा है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कागजों का बंडल, जिसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो आप ये याद रखिए, पुलिंदा कहेंगे। राजा कहता है, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। अब फिर राजा की बात सुन करके विशेषज्ञ एक कहता है, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, वह अगोचर है। ध्यान दीजिएगा, अगोचर जो दिखाई नहीं देता है उसे कहते हैं अगोचर, पर वह सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है। जो चीज हर जगह फैली है, सब जगह होती है, उसको कहते हैं सर्वत्र। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञ एक जो है ये बताता है कि भ्रष्टाचार को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, पृष्ठ संख्या 43-43। देखो यहाँ पे राजा कहते हैं कुछ सोचते हुए, यानी राजा जो है अब यहाँ सोच में पड़े हुए हैं और ये कुछ सोचते हुए बोलते हैं, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? राजा की इस बात को सुनकर के विशेषज्ञ 2 बोलता है, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। तभी दरबारी 1 कहता है, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञ 3 कहता है, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। इस बात को सुनकर के देखिए राजा क्या करते हैं, उछलकर सिंहासन से दूर खड़े हो जाते हैं। यानी राजा जो है बैठे हुए थे सिंहासन पर, भाग जाते हैं वहां से। क्यों? बोलते हैं इस सिंहासन में है, ऐसा हैरान हो जाते हैं वो। उनके मन में आता है ये बात, करी इस सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। विशेषज्ञ एक कहता है, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दोगुने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। कह रहे भाई जितना पैसा वास्तव में उसकी ओरिजिनल खर्चा हुआ ना, उसका डबल बिल दिया गया। कह रहे कि बीच वाले लोग यानी मीडिएटर जो है आधा पैसा खा गए। कह रहे आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस मतलब होता है रिश्वत, ब्रेव मनी। इस बात को सुनकर सूत्रधार कहते हैं, विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि किन की बात सुनकर के राजा चिंतित हुए और किन के कान खड़े हो गए। तो दरबारियों, ध्यान दीजिएगा, और विशेषज्ञों की बात सुनकर। आगे है, राजा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? यानी राजा ने विशेषज्ञों के सामने अब ये प्रस्ताव रखा कि आप बता सकते हो क्या कि भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। विशेषज्ञ 2 कहता है, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे,
जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों की घूस है। ध्यान दीजिए, ये अधिकारी और ठेकेदार मिलके जनता के पैसे को लूटते हैं, और सरकार का कोई भी काम बिना ठेके का नहीं होता, क्योंकि सर ठेकेदार कौन होते हैं? मंत्री, नेता और सरकार के जो कर्मचारी हैं। ठेकेदार भी इनके रिश्तेदार, इनके मित्र, इनके करीबी होते हैं। जितना भी ठेका मिलता है, ध्यान दीजिएगा, जो ठेकेदार उनका रिश्तेदार होता है, उनका करीबी दोस्त मित्र होता है, ठेका उसी को मिलता है। जो जितना ही ज़्यादा कमीशन देता है इन नेताओं को, सरकारी अधिकारियों को, ठेका उसी को मिलता है। इस पाठ में भी बताया गया है और धरातल पर भी ये बात है, वास्तव में भी ये बात है। ऐसा होता है, ऐसा होता है तभी लिखा गया है, और ऐसा लिखा गया है मतलब ऐसा होता है। और आप अगल बगल देखिए, इसमें जो होंगे ना, अब इस वीडियो को जो देखेंगे, जो इस तरह के लोग हैं, उनको थोड़ा सा लगेगी, मिर्ची लगेगी, लेकिन भाई ये तो सत्य है, सत्य कड़वा होता है। तो ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस, क्योंकि ये जो अधिकारी है ना, बिना घूस लिए ठेका पास नहीं करते। और भाई पता है ठेकेदार को कि जब तक हम घूस नहीं देंगे ठेका पास नहीं होगा। मजबूरी में देते हैं, फिर काम खराब करते हैं, काम अच्छा नहीं करते हैं। अब वो काम अच्छा करेंगे भी कहाँ, जब उन्होंने उसी पैसे में से घूस दे दिया तो वो काम अच्छा कहाँ से होगा? मटेरियल अच्छा नहीं डालेंगे, क्योंकि मटेरियल के कुछ पैसे तो ये अधिकारी ले लिए, फिर जो चेक करने आते हैं वो भी ले लेते हैं। तो जांच करने वाला ले लिया, ठेका देने वाला ले लिया, तो ठेकेदार भी काम कहाँ से करेगा? खैर, विशेषज्ञ 2 जो है बताता है कि ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। अगर ठेका देना मिट जाएगा तो रिश्वत मिट जाएगा, क्योंकि ठेका के लिए ही रिश्वत दी जाती है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है वह भी विचारणीय है। कह रहे कि भाई आदमी घूस क्यों ले रहा है, इस पर भी विचार करना चाहिए। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं, कई सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको उनका मालिक अच्छा वेतन नहीं देता है। कई बार तो ध्यान देना आप, वेतन में भी भेदभाव किया जाता है। एक सेम काम करने वाला व्यक्ति, 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी सेम नहीं है। क्योंकि सरकारी में हो भी सकता है, प्राइवेट में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेम काम करने वाले, वही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले व्यक्ति, उतने ही पीरियड लेने वाले व्यक्ति, अगर 2 हैं, दोनों की सैलरी में अंतर है, दोनों की सैलरी बराबर नहीं देते मैनेजमेंट। इसीलिए कहीं ना कहीं वे लोग काम करने में कोताही करते हैं। लेकिन हाँ, जो ईमानदार हैं वो तो सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ते हैं और अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो जिम्मेवारी है वो करते हैं। चाहे उनके साथ मैनेजमेंट भेदभाव करे, उनका शोषण करे, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि मौका मिलता है तो वे लोग जो है अपना घर खर्चा चलाने के लिए ऐसा काम कर जाते हैं। कहीं ना कहीं से भाई बात भी सही है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, खाना भी खरीद के खाना है, पानी भी खरीद के पीना है। तो अगर हम रोटी खरीद लिए, पैसे, हमारी सैलरी ख़त्म हो गई, तो भाई पानी भी तो पीना है। अब कोई और रास्ता नहीं दिखेगा तो पानी के बिना हमारी जान जा सकती है। तो जान जाने से अच्छा आदमी यही सोचता है, चलो भाई कहीं राइट लेफ्ट से हमारा काम चल जाए, कुछ पैसे आ जाएं। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजा कहते हैं, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। आगे बात होती है, राजा के सामने कागजों का एक पुलिंदा रखकर तीनों विशेषज्ञों का प्रस्थान, यानी वो चले जाते हैं। राजा उन कागजों को उलट पलट कर देखता है, फिर मंत्री, फिर तीनों दरबारी, यानी बारी बारी से ये लोग पेपर को देखते हैं। सूत्रधार कहता है, राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। एकाएक, मतलब अचानक, सडन, राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ने लगा। आगे बढ़ते हैं। तब दरबारी एक जो है कहता है, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है या जान पड़ रहा है। अरे कि भाई चिंता कर रहे हैं इसलिए आपका स्वास्थ्य जो है बिगड़ रहा है।
उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। दरबारी कह रहे कि विशेषज्ञ जो है आपको टेंशन में डाल दिए, इसलिए आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अब राजा कहते हैं, हाँ मुझे लगता है आज रात नींद भी नहीं आएगी। तब दरबारी 2 कहता है, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े, यानी नींद न आए, नींद उड़ जाए। ध्यान दीजिएगा, महाराज की नींद में खलल न आए इसके लिए किसने क्या सुझाव दिया? तो यही है दरबारी 2 की बात, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। आगे है, राजा कहते हैं, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया। अध्ययन मतलब होता है पढ़ना। वो लोग जो प्लानिंग किए हैं, दे गए पेपर में लिख के, क्या तुम लोग भी पढ़ लिए ना? कह रहे कि तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? इन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग बताओ, क्या जो लिख के दिया गया है उस पर काम करना चाहिए, उसको हमें फॉलो करना चाहिए? अब देखिए, तब मंत्री कहते हैं, महाराज यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। इसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। मंत्री ने ये बात बताया। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में ना ऐसा काम किया गया कि भ्रष्टाचार मिट जाए, करप्शन मिट जाए। आप देखे होंगे लोग बैंकों में लाइन में लगे थे, ये था कि काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ हमारे ख्याल से। उसमें परेशान आम जनता हुई, फायदा हुआ तो पूंजीपतियों को हुआ। उनको बैंक में लाइन भी नहीं लगाना पड़ता था। ध्यान देना, जब नोटबंदी हुई थी ना, आम जनता लाइन में खड़े होते थे पैसे के लिए, 500 रुपये 2000 रुपये के लिए, लेकिन जो पूंजीपति थे वो लाइन में नहीं लगते थे। बैंक के कर्मचारी पैसे उनके घर दे जाते थे। और उस समय बहुत से पैसे पकड़े गए थे। किनके घर? नेताओं मंत्रियों के घर में पैसे थे बैंक में, और आम जनता के पास पेट भरने के लिए, अपना राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं था। खैर, राजा कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, पर वह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हम तो वह भी नहीं करेंगे, हमें तो वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय सोचो। अब देखो, राजा कह रहे हैं कि हमारे जो प्रपितामह थे, यानी दादाजी के पिताजी, उनको, यानी दादाजी को जादू आता था, मुझे तो वो भी नहीं आता है। तब मंत्री कहता है, महाराज यह काम आप मुझ पर छोड़िए और जाकर चैन की नींद सोइए। अब आगे की बात है, देखिए। राजा, मंत्री और तीनों दरबारियों का मंच से प्रस्थान, यानी ये लोग चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजा का पुनः आगमन। सूत्रधार, इस प्रकार कई दिन बीत गए पर कोई हल न निकला, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, समाधान नहीं आया। मंच पर मंत्री, तीनों दरबारियों और एक साधु का प्रवेश। एक साधु आता है। सूत्रधार, एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया, यानी राजा के सामने जो है ये लोग साधु को प्रस्तुत किए। चलिए अगला पेज देखते हैं। तब मंत्री कहता है, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं, यानी बड़े साधु महात्मा को ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है, यानी मंत्रों द्वारा उसको सिद्ध किया गया है, और उसको बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु अपने झोले से एक तावीज निकालकर राजा को देता है। फिर राजा तावीज को उलट पलट कर देखते हुए, तावीज को ये उलट पलट के देखते हैं। ध्यान रखिएगा, तावीज जो है हाथ में बांधा जाता है, एक कपड़े में, धागे में बांध दिया जाता है। काले धागे में लोग हाथ में या गले में पहन लेते हैं, बांध लेते हैं, जिससे भूत दूत इस तरह की बातें, अंधविश्वास है,
दूर रहता है। तो उन्होंने कहा, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। तब साधु जो है बात को विस्तार से कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पूछा जा सकता है कि साधु ने तावीज के बारे में क्या बताया। देखिए, कहता है, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। देखो, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यानी हर इंसान के अंदर ही जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, ईमानदारी और बेईमानी। कह रहे कि इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंध जाए या यह बंधा होगा, वह सदाचारी हो जाएगा। यानी जिसके हाथ में ये ताबीज बंध जाएगी, वह व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। यही इस ताबीज का गुण है महाराज। पूछा जा सकता है कि ताबीज का क्या गुण है, तो ये बातें आपको छोटे में बतानी है कि यह ताबीज जिसके गले में या हाथ में बंध जाए, वह व्यक्ति सदाचारी हो जाता है, यहाँ तक कि कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। दरबार में कानाफूसी होती है। कानाफूसी मतलब इसकी बात को सुन करके सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और बात करते हैं धीरे धीरे। दरबारी और मंत्री भी उठ उठकर तावीज को देखते हैं। राजा खुश होकर, राजा बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का एक ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। उन्होंने बताया कि तावीज के एक कारखाना खोल देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। राजा ने ऐसा साधु से कहा। फिर देखिए, मंत्री कहता है, महाराज, यह यानी राज्य क्यों इस झंझट में पड़े। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। ये अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, पाठ में ये बताया गया है शुरू में कि अगर हमें भ्रष्टाचार रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए, ठेका बंद करना है। अब फिर इसी पाठ में अंत में क्या कहा जा रहा है कि काम कराने के लिए ठेका दे दीजिए। आगे बढ़िए, देखते हैं। राजा के संकेत पर मंत्री ने साधु को एक चेक थमाया। इन्होंने चेक दे दिया एडवांस में और सभी लोग मंच से चले जाते हैं। फिर सूत्रधार कहता है, राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गया, यानी एडवांस। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला। तो ये रहा इस पाठ का भाग 1। अब हम इसका भाग 2, दृश्य 2 देखते हैं। मंच पर कुछ आम जन इधर उधर बैठे हुए लिख पढ़ रहे हैं। तब सूत्रधार, लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक, भुजा मतलब हाथ, ठीक है ना, उनके हाथ में एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार का ऐसा सरल हल निकल आने से, यानी इजी उपाय, ठीक है ना, आसान तरीका। राजा और दरबारी सब खुश थे। फिर मंत्री का मंच पर आगमन। वह अखबार पढ़ते
पात्रों के हाथ पर ताबीज बांधता है। मंत्री का प्रस्थान, यानी मंत्री चले जाते हैं। बदले हुए वेश में राजा का आगमन। अब राजा जो है अपना वेश बदल के आते हैं, यानी अपना जो है ना दूसरा वेश धारण करके, राजा बन के नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति। राजा खुद से सोचते हैं कि देखें तो यह ताबीज कैसे काम करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताबीज की जांच करने के लिए राजा ने क्या किया। तो राजा, देखिए आगे है उत्तर, में अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे आएगा। राजा काम में जुटे कर्मचारियों में से एक के पास जाते हैं। कर्मचारी के कान में कुछ कहते हुए बोलते हैं, यह लीजिए 5 का नोट और मेरा काम कर दीजिए। कर्मचारी डपटते हुए, यानी जोर से डांटते हुए इनको बोलता है, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा मन ही मन खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, भूल हो गई साहब, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। फिर सूत्रधार, राजा यह देखकर बहुत खुश हुए कि ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। फिर राजा का प्रस्थान, कर्मचारी काम में जुटे हैं। राजा का फिर एक और वेश में आगमन। सूत्रधार, कुछ दिन बाद राजा फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, 31 तारीख 31, ठीक है, महीने का आखिरी दिन था। अब आपको पता है महीने के आखिरी दिन में एक सामान्य व्यक्ति जो कमाता खाता है, यानी हैंड टू माउथ, उसकी क्या दशा होती है। महीने के लास्ट वीक में परेशान हो जाता है कहाँ से कुछ आए, क्योंकि तब तक उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो राजा 5 का नोट देते हुए कहते हैं, हुजूर आज तो मेरा काम कर दीजिए। कर्मचारी नोट लेकर जेब में रखते हुए, चलो तुम भी क्या याद करोगे। ले लिया पैसा और कहा, चलो भाई तुम्हारा काम कर ही देते हैं, तुम भी क्या याद करोगे मुझे। चलिए देखते हैं इस पाठ का अंतिम भाग, ठीक है। राजा जो है गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांध कर नहीं आए। कर्मचारी डरते हुए, बांधा है सरकार, यह देखिए, और वो दिखाता भी है। आस्तीन चढ़ाकर तावीज दिखाता है। राजा हैरानी से देखता है, फिर तावीज के पास कान ले जाता है, यानी तावीज के पास जो है अपना कान लेके जाता है। कहने का मतलब तावीज के पास अपना कान जो है नजदीक ले जाता है, सटाता है। सूत्रधार कह रहे हैं कि तावीज से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये व्यंग्य है कि ऐसा सुनहरा मौका फिर से कभी नहीं मिलेगा, आज तो तुम ले लो। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामाजिक व्यवस्था पर जो है करारा व्यंग्य किया है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आज की कक्षा में इतना ही। आपकी किताब से संबंधित सारी वीडियो है, कक्षा 10वीं की भी है, आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट सिलेबस, आप एक बार प्ले लिस्ट में जरूर देखें। प्रयास अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी, लाइक कीजिएगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें स्वच्छता बनाए रखें, सावधान रहें। आप ऐसे रहें कि आपसे किसी दूसरे का दिल ना दुखे।